अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। हुकूमत ने मुल्क में बढ़ती हुई अस्करियत पसंदी से निपटने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी है। ऑपरेशन की मंजूरी हफ्ते को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में दी गई। इस हवाले से वज़ीर आज़म हाउस से जारी होने वाले बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम की मंजूरी चारों सूबाई हुकूमतों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की इंतजामिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत की बात दी है, जबकि PTI समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया। आज हडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एपेक्स कमेटी के इजलास में कहीं पर भी ऑपरेशन की बात नहीं हुई। अब तक ऑपरेशन के हवाले से क्लैरिटी नहीं है। जब क्लैरिटी नहीं आती हम कोई बात नहीं कर सकते। जो हमारी एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई जिसमें नेशनल एक्शन प्लान पे बात हुई, तो उसमें एक पॉलिसी बताई गई। वो पॉलिसी ये थी कि मुल्क के अंदर अमन अमान होना चाहिए, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर कहीं पर भी कोई ऐसी बात कि जी कोई ऑपरेशन किया जाएगा और ये पूरे पाकिस्तान में GB और AJK भी साथ शामिल था कि उनके अंदर ये एक पॉलिसी है जो होनी चाहिए, उसको एक नाम दिया गया। वो जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान। उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज़ ना पहले था ना बाद में था, और वो रिकॉर्ड पे होगा। वो जो भी प्रेजेंटेशन वहाँ पे दी गई वो रिकॉर्ड पे है। अब तक क्लैरिटी नहीं है इस बात की। जब तक ISPR में क्लैरिटी नहीं आएगी, पहले तो ये सवाल है कि क्या ऑपरेशन होना है, अच्छा होना है, कहाँ होना है, किस तरीके का होना है, किस साइज में होना है, पहले तो ये बात जब सामने आएगी तो तब ही हम उसके बाद कोई बात कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि उसके बाद हमारी जो बातें मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दी कि इन बातों पर के बगैर ये नहीं हो सकता। जबकि इससे पहले गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इसके बाद पार्टी के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने ऑपरेशन की मंजूरी को मुस्तरद करते हुए इस पर ऐवान को एतमाद में लेने का मुतालबा किया था। एपेक्स कमेटी कर रही है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं मिलिट्री, उसके हम खिलाफ हमने यही आवाज़ उठाया है कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो इंटेलिजेंस स्पेसिफिक हो, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, इससे पहले इस ईवान ने उसके पैरामीटर्स तय किए हैं। इतना बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत, पहले से कि आप फैसला कर लें, आप इस ईवान को, उस इशू को ले आए। कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईवान को सुपरसीड नहीं कर सकती, ये सुप्रीम है। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। फिर ये पार्लियामेंट है किस लिए? आपका डिफेंस मिनिस्टर बैठा रहता है, अपनी दुखड़े सुनाता रहता है, और जब इतना बड़ा फैसला हो रहा है तो उसमें पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जाता। ऑपरेशन बहुत हो गए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है, उसके नतीजे क्या निकले हैं? इसी तरह हम अपोजिशन रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी ऑपरेशन की मुखालफत करते हुए कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दरअसल ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट न होने के बराबर, और इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। अवामी नेशनल पार्टी ने भी ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। NP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ बैठकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये एकतरफा फैसला है, किसी को भी एतमाद में नहीं लिया गया। ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फैसला हुआ, हमें उन पे शदीद यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये एकतरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया है। हमारी पार्टी का एक मौक़िफ़ है। अब तो सूरत हाल ये है कि लोगों का न मुज़ाकरात पे यकीन है न ऑपरेशन पे यकीन है। इस हवाले से हुकूमत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो ऑपरेशन पर तमाम स्टेक होल्डर्स और पार्लियामेंट को एतमाद में लेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम काबीना में भी आएगा और इस ऐवान में भी, मगर देखना यह होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। PTI तालिबान को वापस लेकर आई, उन्हें सवात में बसाया। ये नहीं चाहते कि तालिबान के खिलाफ इस मुल्क में ऑपरेशन हो। कल अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी हुई, काबीना में भी आएगा, इस हाउस में भी आएगा, मगर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? शेम लगाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। ये तालिबान के हक में नारे लग रहे हैं, इसी हाउस में से लग रहे हैं। और लगाओ, ये तालिबान के हक में इस हाउस में पहली बार नारे लगे हैं कि ये नहीं चाहते कि तालिबान के खिलाफ इस मुल्क में ऑपरेशन हो।
दूसरी जानिब साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ और मरीम नवाज के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर के एक हालिया बयान पर भी PTI और मुस्लिम लीग नून आमने सामने आ गए। मोहम्मद जुबैर ने गुज़श्ता दिनों में मेज़बान काशिफ अब्बासी के सामने दावा किया था कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से तकरीबन 2 माह पहले नवाज शरीफ और जनरल बाजवा में बातचीत शुरू हो चुकी थी। लंदन में खुफिया मुलाकातें हुई थी जुबैर साहब? मुझे ये तो नहीं पता कि किस तरह से मुलाकातें हुई थी, बट मुझे ये पता है, आई कैन बी वेरी 100% श्योर अबाउट इट। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो जो फाइल किया गया था मार्च की 8 तारीख को, उससे तकरीबन 2 महीने पहले जनवरी में जनरल बाजवा की बातचीत शुरू हो गई थी। और आई एम नॉट श्योर कि उनकी मुलाकात, बट हमने सुना था कि उनकी मुलाकात 1 या 2 मुलाकातें भी हुई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। मोहम्मद जुबैर ने दावा भी किया है कि मुस्लिम लीग नून ने जनरल बाजवा को नवंबर 2022 में एक और एक्सटेंशन देने की यकीन दहानी भी करवा दी थी। कहा गया था कि जी हम आपको एक और एक्सटेंशन दे देंगे नवंबर 2022 में। ये कमिटमेंट किसने दी जुबैर साहब? एक्सटेंशन जाहिर सी बात है, कोई मैं तो नहीं दे सकता था ना, या कोई तलाल चौधरी तो नहीं दे सकता था। मियां नवाज शरीफ लीडरशिप ने कमिटमेंट दी थी। मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? उनके लिए एक्चुअली इसके आर्किटेक्ट जो है ना, आर्किटेक्ट वो है मियां शहबाज शरीफ। मोहम्मद जुबैर के दावे पर तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि मोहम्मद जुबैर के बयान ने इमरान खान के बयानिए की तस्दीक कर दी। मोहम्मद जुबैर के बयान पर PTI के तर्जुमान रऊफ हसन ने सुप्रीम कोर्ट से मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि मोहम्मद जुबैर का बयान बानी PTI के बयानिए के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबैर के इंटरव्यू का आज खुद नोटिस ले और मामले पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए। ये इनकी स्टेटमेंट है जुबैर साहब की। ये इमरान खान साहब की जो नैरेटिव है, जो कंटेंशन रही है कि हमारी हुकूमत को सेटल ही नहीं होने दिया गया, बिल्कुल उसके मुताबिक है। तो हमारी डिमांड है ये कि इस इंटरव्यू का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले, अंडर 184(3) एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी को इंस्टीट्यूट किया जाए। उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी को टाइम दिया है, उसकी जो ऑपरेशन है वो टाइम लिमिटेड हो, और उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर तमाम ऐसे अशखास जो कि मुलव्वस पाए जाते हैं इस कंस्पिरेसी में, उनको करार वाकई सजा दी जाए। जबकि मुस्लिम लीग नून ने मोहम्मद जुबैर के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहम्मद जुबैर ने नवाज शरीफ और जनरल बाजवा से मुताल्लिक़ एक झूठ बात कही। मोहम्मद जुबैर के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। जुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि जुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। उनका ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि जो उनका ये इल्ज़ाम है कि उसमें उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की पहले और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, ये मुकम्मल तौर पर एक लगव बात है। और ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्क्रीट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद जुबैर को इल्म हो। से वो कहते हैं कि इंग्लैंड में वो मुलाकात हुई, तो वहाँ के इमिग्रेशन के रिकॉर्ड्स में ये बात ज़रूर होगी कि जनरल बाजवा कब लैंड किए, कब गए। ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा जब वो गए ही नहीं, जब वो मुलाकात हुई नहीं, किस जगह पर मुलाकात हुई, किस घर में हुई। ये कभी ये बात नहीं हो सकती कि मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात कहीं हो रही हो और वो भी जनरल बाजवा से हो रही हो और वो बिल्कुल किसी अंडरग्राउंड में जाके बैठ के कर रही है। कैसे मुमकिन हो सकता है? जनरल बाजवा की मियां नवाज शरीफ साहब से कतई तौर पर कोई मेल मुलाकात तो क्या बातचीत भी नहीं हुई। इसके अलावा आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दावा भी किया कि जनरल फैज़ तालिबान के मामले को देख रहे थे, मगर उन्हें हटा दिया गया और बाद में पता चला कि उन्हें प्लान के तहत हटाया गया है। इसके बाद हमारा पूरा सिस्टम दहशतगर्दी के बजाय PTI को ख़त्म करने पर लगा दिया गया। जनरल फैज ऑफिशियली जो है वो एंगेज थे, लेकिन बाजवा साहब ने उनको हटा दिया। और बाजवा साहब इमरान खान को कहते थे कि ये एक बेहतरीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है। इमरान खान साहब ने कभी किसी को नहीं कहा, ना ही उनका कोई प्रोग्राम था किसी को बनाने का कि किसको बनाएंगे। जब इमरान खान साहब ने उस वक्त भी कहा कि ये मौका नहीं है इसको हटाने का, लेकिन बाद में ये सामने आया कि उसको हटाने की जो वजह थी वो बेसिकली जो एक प्लान बना हुआ था इनका नवाज शरीफ के साथ या अमेरिका के साथ, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिरानी है, तो बेसिकली ये उस वजह से उसको हटा दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, पूरे का पूरा सिस्टम जो हमारा चैलेंज है दहशतगर्दी का, उसको छोड़कर तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के ऊपर इन्होंने लगा दिया। बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी से। तलाल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। मौजूदा हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत होने के बावजूद किस तरह से ऐसे फैसलों के नतीजे पर पहुंच रही है? बजट करीबी इत्तेहादी जमात ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अब ऑपरेशन का इतना बड़ा फैसला पार्लियामेंट में नहीं आया, काबीना में नहीं आया, बड़ी सियासी जमातें उसकी मुखालिफत कर रही हैं। किस तरह से मुस्लिम लीग नून
इस नतीजे पर पहुंची कि ये फैसला किया जाए ऑपरेशन का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अफसोस की बात तो ये है कि बड़े ही मैच्योर सियासी जमातें और समझने वाले लोग जंप करके आखिरी स्टेप तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले फैसला जो है वो 4 वजीर आला, जो कि सारे वजीर आला सारे अदारों के जो सरबराह थे, हुकूमत ने उनसे मिलके किया। उसके बाद ये कैबिनेट में आएगा, उसके बाद ये पार्लियामेंट में आएगा, और क्यों नहीं आएगा, और पार्लियामेंट से बाहर भी जमातें जो हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। 2013 से 18 के दरमियान पाकिस्तान की तारीख का सबसे सक्सेसफुल एंटी टेररिज्म ऑपरेशन जो किए हैं वो नून लीग ने किए हैं। आप जानते हैं कि 2013 में जब हमने हुकूमत संभाली तो 1.5 दर्जन रोज दहशतगर्दी के वाकयात धमाकों समेत होते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई उस दिन कराची में अमन था, कोयटा में और फाटा में पाकिस्तान का परचम लहराता था, और पाकिस्तान से टेररिज्म जो था वो लगता था कि वो कोसों दूर चला गया है। तो वो भी उस वक्त हमने जो अचीव किया था वो सियासी जमातों को साथ बिठा के किया था, पॉलिटिकल रिजॉल्व शो करके किया था, और वो सब कुछ भी अब भी तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेंगे। लेकिन अगर किसी का ये ज़हन में है कि वो ब्लैकमेल कर सकता है, या किसी सूबे के वजीर आला या हुकूमत होने के नाते वो अपनी सियासी ब्लैकमेलिंग करके अपने सियासी मुकदमात या सियासी टारगेट्स अचीव करना चाहता है, दहशतगर्दी की जंग में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला करके, तो वो गलत फहमी में है। हर एक को एडजस्ट होना होगा कौमी मुफाद के इस फैसले के साथ, और कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। तो तलाल साहब, ज़्यादातर अगर ऑपरेशन का हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा में होना है तो वहाँ पर वहाँ की हुकूमत, वहाँ के वज़ीर आला बुनियादी तौर पर इसके मुखालिफ नज़र आते हैं। आपके एक वज़ीर तो उनकी हुकूमत, उनकी जमात से मुतालिक बयान भी दे रहे हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर। तो किस तरह से इस पर अमल दरामद करेगी आपकी हुकूमत? फिर मौलाना फजलुर रहमान भी मुखालफत कर रहे हैं ऑपरेशन को, तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अज़्म इस्तेहकाम नहीं बल्कि अदम इस्तेहकाम बन जाएगा ये। देखिए, ये दहशतगर्दी से पाक मुल्क, ये लोड शेडिंग से पाक मुल्क, ये इकॉनमी पाकिस्तान की बेहतरीन, ये सब कुछ डाउनफॉल और दोबारा से दहशतगर्दी, लोड शेडिंग और सारा ये अजाब जो है, ये पीटीआई की गवर्नमेंट और पाकिस्तान में एक जो नवाज शरीफ हटाने की कोशिश में सब कुछ किया गया उसकी वजह से हुआ। और ये नलायकी नाअहली उन 4 साल में हुई जब पीटीआई की हुकूमत ना सिर्फ पाकिस्तान में थी बल्कि केपीके में पिछले 12 साल से है। सबसे ज्यादा टेररिज्म यहां से निकलता है, और हालत ये है कि वहां के सीटीडी यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बिल्डिंग तक नहीं है, किराए की जगह पे है, कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की, कोई खर्च नहीं किया। और दूसरी साइड पे पंजाब और सिंध, आप जरा देखें पंजाब में जब वजीर आला शहबाज शरीफ थे तो उन्होंने ब्लैंक चेक दिया सीटीडी को, और सीटीडी ने इतना काम किया कि दहशतगर्दी का पंजाब से खात्मा हुआ। तो ये सूबों को मिलके अपना रिजॉल्व शो करना चाहिए, ना कि अपनी सियासी मकासद के लिए कभी वोट लेने के लिए कहें कि आए हम तो तालिबान के दफ्तर खोल देते हैं, कभी आप अपने वोट बनाने के लिए कहें गुड और बैड, और अब आप एक सियासी बार्गेनिंग क्रिएट करने के लिए या ये चाहते हैं कि इमरान खान जो कि सजा याफ्ता है उसकी सजाओं और अपने लिए सियासी जमात के रिलीफ के लिए आप कौमी मुफाद के इस मामले पे जो कि पूरे पाकिस्तान का मसला है और जो आपकी नलायकी से पैदा हुआ है, सबसे बड़ी नलायकी इसमें केपीके की हुकूमत की है। 12 साल से ये हुकूमत में है और ये इतना नहीं कर सके कि वहां काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और काउंटर टेररिज्म के जो बाकी चीजें उसे आपकी बयान की रोशनी में अगर तहरीक इंसाफ और फजलुर रहमान साहब की बात ना भी की जाए तो अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ये कह रहे हैं आपकी बात के बिल्कुल बरक्स कि सबसे ज़्यादा जो दहशतगर्दी के मराकज़ है वो तो पंजाब में है, और आप जो CTD की बात कर रहे हैं उसको तो खुली छूट देने का ये नुकसान भी हुआ कि मासूम शहरियों को भी कत्ल किया गया सड़कों पर CTD की तरफ से। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आप स्कोर कार्ड बनाएं तो CTD ने जितने कामयाब ऑपरेशन लोगों को बहुत बड़े दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, सजाएं दिलवाई, कैफरे किरदार तक मुकाबलों में और पहुंचाया, वो पंजाब ने उसका रिकॉर्ड इसीलिए कायम किया। चंद एक किसी जगह कमी कुताही हो जाती है, मगर जो ANP या बाकी हैं वो कहते हैं इत्माद में अभी नहीं लिया। देखें, बारी बारी स्टेप्स है
वो बिल्कुल सबको एतमाद में लिया जाएगा, सबको सुनी जाएगी, सबको साथ लेके चला जाएगा। लेकिन क्या मुझे ये बताइए, जहां पर अमन ना हो वहां पर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? जहां पर अमन ना हो वहां पर कारोबार कौन करेगा? जहां पर अमन ना हो वहां पर कोई चीज, आम आदमी की जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी? अमन पहली शर्त है। 2013 से 18 में भी वही सारा अफवाज, रेंजर्स, पुलिस और सब कुछ था, पॉलिटिकल रिजॉल्व नहीं था। नवाज शरीफ ने आके पॉलिटिकल रिजॉल्व शो किया, लोगों को साथ बिठाया, अपने मुखालफों को साथ बिठाया, आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद सबको गले लगाया, एक टेबल पे बिठाया और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से पाक हुआ। दोबारा सब पाक जाएंगे। जो माजी में हुआ वो आप जिक्र कर रहे हैं, अब आगे देखना ना, अगर पार्लियामेंट में आ जाता है, बहस के बाद मंजूरी हो जाती, तो आपको लगता है कि फिर आगे राह हमवार होगी इस ऑपरेशन को लेकर चलने के लिए? भी कौन कहता है कि पार्लियामेंट में नहीं आएगा? ये जो हुकूमत है, जो वजीर आला हैं, ये तो अभी सारे मुंतखब हुए हैं, सारे सूबों के वजीर आला थे, सारे अदारों के सरबराह थे, फिर कैबिनेट है, फिर उसके बाद पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की कमेटीज है, इन कैमरा या दूसरे सेशन क्यों नहीं होंगे? बल्कि सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट से बाहर भी लोगों को, पार्टियों को एतमाद में लिया जाएगा। इंशाल्लाह हम लेकर चलेंगे और दोबारा से अमन और दहशतगर्दी खत्म करके दिखाएंगे। जैसे अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मौलाना फजलुर रहमान एक बड़े ऑपोजिशन लीडर के तौर पर और अवामी नेशनल पार्टी मुत्तफिक नहीं होती, इस तस्लीम नहीं करती इस अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के फैसले को, तो फिर क्या करेगी आपकी हुकूमत? देखिए जी, हर एक को पूरी तरह उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उनके साथ मशावरत, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। पिछली दफा भी बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के, उस वक्त भी हमने उनको इत्मीनान में लेकर ना सिर्फ कानून साजी की बल्कि उस ऑपरेशन को कामयाब बनाया। अब भी करेंगे और हर सूरत करेंगे। मगर अगर कोई ये जमात समझती है कि इस कौमी मुफाद के मामले पे, इस पाकिस्तान की बका के मामले पे कोई ब्लैकमेलिंग करके सियासी फायदा लेना चाहेगी, तो मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की हर सियासी जमात को पाकिस्तान के मुफाद के मुताबिक और हर सूबे को उस पाकिस्तान के मुफाद के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान का मुफाद अमन में है, दहशतगर्दी के खात्मे में है और वो ऑपरेशन से ही हासिल किया जा सकता है। तो चौधरी साहब, सियासी मामले की तरफ आते हैं। जिन चीज़ों पर तनकीद की जाती है मुस्लिम लीग नून की तरफ से तहरीक इंसाफ पर, अक्सर उसी तनकीद के सिलसिले में, उसी तनकीद की ज़द में मुस्लिम लीग खुद भी आ जाती है। अभी हालिया मोहम्मद ज़ुबैर जो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता थे, साबिक़ गवर्नर सिंध, उनके बयानात से लगता है कि किसी तरह शायद मुस्लिम लीग नून भी अपने कुछ माजी के इक़दामात के हवाले से एक्सपोज हो गई है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से किस तरह बातचीत शुरू हो चुकी थी, वो तो मुलाकात तक की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि एक्सटेंशन देने की ऑफ़र कर दी गई थी नवंबर 2022 में। तो तहरीक इंसाफ तो मुतालबा कर रही है, वो कह रही है कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इससे दुरुस्त साबित होता है मोहम्मद ज़ुबैर के इंटरव्यू से। मुस्लिम लीग नून का कोई अब तक ठोस वाज़ेह जवाब नहीं आया। यहाँ तक कहना शुरू हो गए कि मोहम्मद ज़ुबैर तो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के करीब ही नहीं थे, तो वो गवर्नर खुद ही बन गए थे। लंदन में उनके घर पर 1-on-1 मुलाकात वो खुद करते थे। तर्जुमान मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ का उन्होंने खुद ही अपने आप को करार दे दिया था। देखिए, मैंने उनका वो शॉट आपके अभी भी सुना है और पहले भी सुना है। उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ा शक का कोई इजहार किया हो कि लगता है कोई हुई होगी मुलाकात, और वो भी इस पे उन्हें भी पूरी श्योरिटी नहीं थी। और दूसरी बात, जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी उसके सबसे बड़े विक्टिम मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इकोनॉमी थी। नवाज शरीफ जो है वो एक्सटेंशंस को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने के कायल नहीं है। अगर एक्सटेंशंस दे के हुकूमतें मिलती तो रहील शरीफ साहब और उस वक़्त की एक्सटेंशन देकर डॉन लीग से भी बच जाते। और उन्होंने उस वक़्त कहा था कि पनामा को भी भूल जाएं, एक्सटेंशन दे दें। एक्सटेंशन वाला मामला कौमी मुफाद का मामला है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मामला है। अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हो तो ये बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सियासी मुफाद के लिए नहीं। जैसे इमरान खान करते रहे, ताहियात कहते थे आपको एक्सटेंशन दे देंगे, और वही इमरान खान जो कभी न्यूट्रल कभी जानवर कहते थे और बाद में ऐवान सदर में छुप छुप कर उसी बाजवा को मिलते। फिर उसी बाजवा के कहने पे उन्होंने सूबाई असेंबली पंजाब और केपीके की तोड़ दी, क्योंकि उन्होंने कहा, मुझे उन्होंने कहा था कि अब उनका कहना भी मानते हैं
और उनको मीर सादक, मीर जाफर भी कहते हैं, तो इनके अपने आप में कॉल ऑफ फेल में तजाल है। नवाज शरीफ आप कह रहे हैं तलाल साहब कि नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशन देने के मुखालिफ रहे हैं, मुखालिफ हैं, तो फिर ख्वाजा आसिफ ने ये क्यों कहा कि नवाज शरीफ की तरफ से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैंक चेक था जनरल बाजवा की एक्सटेंशन? देखिए, मैंने आपसे कहा कि नवाज शरीफ साहब एक्सटेंशंस को सियासी मुफाद में इस्तेमाल करने के खिलाफ है। मैंने दोबारा कह दूं, एक्सटेंशन का मामला, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला, ये अपनी सियासत के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए नहीं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए की मुताबिक होता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान का जो मुफाद है, ये चीजें उसके लिए हैं, ना कि इमरान खान की तरह के ये एक्सटेंशंस और इन चीजों को आप बारगेनिंग के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करें कि जो आपको कंधों पे बिठाए उसको सब कुछ दे दें, और नहीं तो उसको जानवर और मीर सादक और क्या क्या पुकारते रहें। तो मेरा ख्याल है कि एक्सटेंशन जो हैं इनको इतना ज़ेरे बहस में नहीं लाना चाहिए। ये किसी एक मखसूस हालात में अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हो तो ये वजीर आजम का इख्तियार है, उसे उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी और अपनी जात के लिए, जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करे। तो इमरान खान इसके लिए इस्तेमाल करते रहे। तो तलाल साहब, अगर इमरान खान ऑफर करें जनरल बाजवा को एक्सटेंशन तो वो नाजायज़ है, उस पर तनकीद होगी, और नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून ने ऑफर की तो वो सही सिमत में है, वो हलाल है। देखिए ना, नवाज शरीफ आप तो कह रहे हैं उस पर बहस ही ना करें। नहीं, मेरी गुजारिश सुने ना। देखिए ना, हमारे ये वजीर आजम का इख्तियार है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम तो इसको बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। जब अगर वोट भी दिया एक्सटेंशन पे तो हम पर तो मुकदमात थे, हमारे लोग तो अंदर थे, और हम उसके बाद भी 2 से 3 साल भुगतते रहे। हमने तो उस वक्त भी कोई बारगेनिंग इस बातों पे नहीं की। हम बारगेनिंग के कायल नहीं है पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान के अदारों के इस तरह की अपॉइंटमेंट पे कि लॉन्ग मार्च ले आए आप आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए आप पूरी तहरीक चला दें, आप अपनी हुकूमत को रखने के लिए ताहियात एक्सटेंशन की बात करें। नून लीग इस बात पे सूली मौक़िफ़ है कि ये कौमी मुफाद, कौमी सिक्योरिटी का मामला है, इसको सियासी मकासद के लिए, पार्टी के लिए, अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। आपके इल्म में है ये खबर कि नवाज शरीफ साहब ने मुतहरिक किरदार अदा करने का फैसला कर लिया मुल्की सियासत में? क्या करेंगे अब? तो आप खुद भी पार्लियामेंट में वापस आ गए, आपके इल्म में होगा। बिल्कुल, मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत है इस वक्त, वफाक में भी अल्हम्दुलिल्लाह और पंजाब में भी। पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी है हम। मियाँ नवाज शरीफ, पाकिस्तान की सियासत नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है। वो पिछले 40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है, और नवाज शरीफ की सियासत कारकर्दगी पर घूमती है। कारकर्दगी, लोगों के लिए आसानी, लोगों के लिए उनकी जिंदगी आसान करने के लिए, लोड शेडिंग हो, दहशत गर्दी हो, तरक्याती काम हो, नवाज शरीफ अपनी हुकूमतों को गाइड भी कर रहे हैं और अपनी हुकूमतों पर चेक भी रखते हैं, और हमारी हुकूमतें अपनी पार्टी को और नवाज शरीफ पार्टी लीडर को जवाबदेह हैं। बिल्कुल वो मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। तलाल चौधरी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट में आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की एक और अहम और तवील समाअत हुई है, जहां सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा को जजेस के कई सवालात का सामना करना पड़ा। आज कई घंटे इन्नकाद पर बहस हुई कि इंतखाबी निशान से महरूम होने के बाद भी क्या तहरीक इंसाफ सियासी जमात के तौर पर मौजूद थी, और क्या अलग अलग इंतखाबी निशान पर इलेक्शन जीतने के बावजूद मज़कूरा अरकान तहरीक इंसाफ ही के अरकान असम्बली तस्वुर किए जाएंगे। लेकिन अगर इंतखाबी निशान ना होने की वजह से सारे अरकान आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते थे तो फिर क्या वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकते थे? इन मामलात पर आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अलग अलग राय भी सामने आई और कुछ जजेस एक पेज पर भी नजर आए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि उनकी नज़र में इंतखाबी निशान ना मिलने के बावजूद भी सियासी जमात की हैसियत वही रहती है, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने इस पर कहा कि इंतखाबी निशान ना मिलने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात मौजूद थी और अब भी है। आज़ाद उम्मीदवार इसमें क्यों शामिल नहीं हुए?
So since the symbol was taken away, therefore it is no more a political party. But yet they recognize it as an enlisted political party. Now, as an enlisted political party, how does a party secure or win an election? Because the symbol, to my mind, is not relevant. So a enlisted political party not necessarily has to have a common symbol to secure a general seat. Continue with the observations of my other distinguished colleagues, just as Athar Manila, that PTI continued to exist after the decision, continues to exist today, continued to exist as a political party. Then why did these independents not join PTI? Simple. Didn't you commit suicide yourself? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने जब सवाल उठाया कि अगर 90% आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो जाते हैं और वो कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं करते तो क्या सारी मखसूस नशस्तें 10% वाली सियासी जमातों को दी जाएंगी, तो चीफ जस्टिस ने हाँ में जवाब दिया और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी इस पर राय दी। This has become a very famous example given by Justice Mansoor Ali Shah साहब कि 80% लोग इंडिपेंडेंट्स हो जाते हैं, 90% लेट से हो जाते हैं और वो नहीं ज्वाइन करते कोई पॉलिटिकल पार्टी। आप क्या 10% को सारी सीटें दे देंगे? जी, आईन ये कहता है नॉट कि मेरी मर्जी है या मुझे पसंद है कि एक सेकंड ठहर जाइए ना, ऐसे आप आगे ना चले ना। इस मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई हैं क्योंकि आईन पे अमल नहीं होता है। ठीक है, मैंने ओथ लिया आईन पे, मैंने ये नहीं देखा गुड गवर्नेंस पॉलिटिकल इस पे, मैंने सिंपल ओथ लिया आईन और लॉ पे। अब आप उसके तकाजे पूरे करें। That hypothetical counterfactual has been, although I personally think that in those 3 days it would be Eid day for the independent. I think the essence is now, it seems to me, boiling down simply to this: are we going to allow form to triumph over substance? That is the essence of the matter. And you know, you're faced with a new problem. You have to devise a new solution. So why are we faced with a problem? You created the problem. We are not faced with any problem. भाई आप सीधा साधा करते, आप खुद ही अपने लिए मसले खड़े कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही है। सर, वो अकबर अलाहाबादी ने कहा है माफ ही करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता। और आज एक दफ़ा फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मफरूज़ा पेश किया कि अगर असम्बली में 2 सियासी जमातें हैं और बाकी आज़ाद उम्मीदवार हैं, सियासी जमातें अपने हिस्से की मखसूस नशस्तें ले लेती हैं तो फिर बाकी बच जाने वाली मखसूस नशस्तों का क्या होगा। तो फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, फिर ये नशस्तें खाली रखी जाएंगी। Forget if there was an SIC. Forget it. There was no SIC. Independents are independents, and there are 2 political parties. 2 political parties get. And independents don't join any political party. Independents खड़े हुए हैं और 2 political parties हैं. 2 political parties ने अपना proportional representation में share ले लिया पहले कट में. Remaining seats का क्या होगा? Will it come back again to the political parties, or will they remain unrepresented? Is the question. Sir, if they remain independent, if they are not declared any party affiliation, then they will remain vacant. That's what. Yes. They will what? They will remain vacant. Vacant. Yes. Vacant. If they remain independent. But आपने पहले शुरू में I remember you said कि house cannot be even one thing short. Sir, मैंने कहा था अगर independent. I wrote it down and asked you 2-3 times. Sir, independents वो presumption ये था independents join कर लेंगे. उसको reserve seats नहीं मिल रही है, मैंने उस context में कहा था। दौरान इस समाअत चीफ जस्टिस काजी पाजीसा ने आइन पर चलने से मुतालिक रिमार्क्स दिए तो जस्टिस अतर मिनला ने उन्हें जवाब दिया। सर देखिए व्हाट इज एट स्टेक, लार्जर पिक्चर आप देखो। आप देखें ये लार्जर पिक्चर, स्मॉलर पिक्चर, लेट्स आई डोंट नो व्हाई नोबडी लाइक्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आई मीन इतनी जद्दोजहद होती है आइन फिर लार्जर पिक्चर स्मॉलर, पर छोड़ें लार्जर पिक्चर्स को, हम आइन की बात करना तो करें, सियासी बातें नहीं वो आप कब सियासी बातों में मैं सियासी बात नहीं करेंगे। फैसल साहब पहले आगे बढ़ें, लेट अस फेस द रियलिटी, बता दें कि व्हेन हैज दिस कंट्री बीन गवर्न्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। वेल आई थिंक इट्स अबाउट टाइम इट स्टार्ट बीइंग गवर्न्ड बाय, if that is so we will ensure it is governed under the constitution. The fundamental rights that are being violated while we are sitting here, I mean that is also our duty to secure those rights of the people. चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा से मुकालमा किया कि अगर आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते तो उनका केस ज्यादा अच्छा होता।
सवाल आप उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। सवाल ये था कि अब जो जीते हुए कैंडिडेट से अगर उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल था सामने जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था पार्लियामेंट में, ठीक है, एक और पार्टी थी उसका नाम था PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये दो पोलिटिकल दोनों सर सुन अब आप भी मैंने सवाल खत्म नहीं किया ना। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, ठीक है, अगर उनकी नहीं थी कोई पोजीशन पार्लियामेंट में, इनकी भी कोई पोजीशन पार्लियामेंट में नहीं थी, दोनों एट पार थे, चले हम ये भी मान लेते हैं दोनों एक पार थे, तो आपने इंतखाब PTI का क्यों नहीं किया? आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाब क्यों किया? मेरे हिसाब से आपका बहुत अच्छा केस हो सकता था अगर आप PTI का इंतखाब कर रहे हैं। और ये बार बार आपको कह रहा हूँ, कल ही अगर इनका मूड इनका चेंज हो गया, जो लोग कंट्रोल करते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो ये अच्छी, आप इधर जाना चाहे तो उधर चले जाते। चीफ जस्टिस ने ये नुक्ता भी उठाया कि अगर कोई बिजनेसमैन कोई पार्टी खरीद ले, इलेक्शन भी ना लड़े और उस पार्टी में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो जाए तो फिर क्या ये दुरुस्त होगा? जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी इसी तनाजुर में रिमार्क्स दिए। इलेक्शन में एक छोटी सी पार्टी भी हो सकती है जो वोटर ने कभी देखी भी नहीं, अगर उसको इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर जाए तो वो भी वही चीज है जैसे कि एक अनहर्ड शेल्फ पे पड़ी हुई। अच्छा चले एक मफरूजा ले लेते हैं, कोई बिजनेसमैन आगे पॉलिटिकल पार्टी क्या, मुझे क्या इलेक्शन करना है, मुझे क्या लड़ने की जरूरत है, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी खरीद लूंगा, सारे इंडिपेंडेंट्स को जमा कर लूंगा, बस। थैंक यू वेरी मच। इज दैट व्हाट वी वांट फॉर पाकिस्तान? नहीं सर, मैं अर्ज करूं, देयर मस्ट बी सम पार्टी हु हैज वन इंडिपेंडेंटली सम सीट्स और नॉट, एंड दे कैन सिक्योर, दे कैन इनवाइट द पर्संस, प्लीज कम एंड जॉइन मी because I have not contested the election and I have not secured even a single seat. ये तो कुछ फ्रेंचाइजिंग नहीं हो रही है कि ये कोई कार्टेल बन रहा है कि जी मैं तो इलेक्शन लड़ नहीं रहा, बाकी सब मुझ में शामिल हो जाए। सिर्फ यही नहीं, आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की मिन्नत समाजत की थी कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। PTI को हमने कहा इलेक्शन ना कराएं, मिन्नत समाजत की थी इलेक्शन कमीशन ने कि भाई इलेक्शन करवा लो। कौन था प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर, वो भी इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि बाहर के फोर्सेस इलेक्शन कमीशन पे साल भर की तारीख दे दी कि भाई इलेक्शन करा लो। जब हम वोटर की बात कर रहे हैं तो वोटर का मतलब है जो 8.5 लाख मेंबर थे, हमें बताए गए थे PTI के, उनका हक किधर गया? प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हालिया बजट में किताबों पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने और असातिज़ा की तनख्वाहों में 25% टैक्स छूट की शर्त ख़त्म करने, जबकि तालीमी बजट में इजाफा न करने पर हुकूमत पर सख्त तनकीद की जा रही थी। माहिरीन तालीम हुकूमत से इस बात का गिला कर रहे हैं कि इनकम टैक्स के स्लैब्स में तब्दीली के बाद असातिज़ा पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया है, जिससे कई रिसर्चर्स और माहिरीन तालीम मुल्क छोड़ने या अपना शोबा तब्दील करने पर मजबूर हो रहे हैं। जबकि ऐसे हालात में जहाँ किताबों की कीमतें वैसे ही महंगाई की वजह से बढ़ चुकी हैं, तो वहीं उन पर 10% टैक्स आयद करने का मतलब है कि किताबों की कीमतों में भी मजीद इजाफा होने जा रहा है। हुकूमत की जानिब से तालीम से मुताल्लिक इन 2 नए टैक्स इक़दामात के खिलाफ मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने आज एक्स पर पोस्ट किया कि उन्होंने इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से बात की है और दोनों रहनुमाओं ने उन्हें मुस्बत जवाब दिया है। शहजाद रॉय ने अपनी ट्वीट में बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से बात की और उनसे किताबों पर 10% सेल्स टैक्स वापस लेने और असातिज़ा को हासिल 25% टैक्स छूट बहाल करने की दरख्वास्त की है। और इन दोनों शख्सियात ने उन्हें यकीन दहानी करवाई कि वो इस फैसले पर नजरसानी करके कोई मुनासिब फैसला करेंगे। शहजाद रॉय के वज़ीर आज़म और एहसन इकबाल से क्या बात हुई और इस तरह के बजट में फैसले से क्या नुकसानात आएंगे, हम इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। शहजाद रॉय, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इस तरह का जो फैसला किया गया बजट में, एक तो किताबें पहली बहुत महंगी हो चुकी है, ऐसा मुल्क जो कि अपना हमसाया मुल्कों से तालीम में पहली बहुत पीछे है, कागज़ महंगा हो, किताबें महंगी हैं। अक्सर ये खबरें सुनने में आती हैं कि वालिदैन के लिए स्कूल की फ़ीस से भी ज़्यादा किताबों का खर्च आता है। क्या नुकसान होगा फौरी तौर पर अगर ये फैसला बजट में इस पर अमल दरामद हो जाता है किताबें ख़रीदने वालों के लिए और फिर असातिज़ा जिनको टैक्स छूट हासिल थी? थैंक यू जुनैद, आपने इनवाइट किया इस इशू के ऊपर। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे पहले करना चाहूँगा, बिकॉज आपके शोज़ पर हर जगह ये बात हो रही होती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस आप कहते हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बट हम ये बात ही नहीं करते हमारे मुल्क के अंदर कि जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारे मुल्क में इन्वेंशंस नहीं हो रही, इजादात नहीं हो रही। पेपर्स बहुत लिखे जाते हैं। मैंने जब से होश संभाला है मैंने नहीं सुना कोई इन्वेंशन हुई उस मुल्क में। मुस्लिम शावर भी हमारी इन्वेंशन नहीं है। तो ये समझने की जरूरत है कि इन्वेंशन क्यों नहीं होती है। ये यूनिवर्सिटी का तो मसला होता ही है, बट लेकिन स्कूल जो हमारी 25 करोड़ की आवाम है और कितने करोड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्रिटिकल थिंकिंग दी नहीं जाती। क्रिटिकल थिंकिंग आती कैसे? जहाँ पर सवाल पूछने की सलाहियत डेवलप करते हैं बच्चों की, एक अच्छी किताब
और एक अच्छा टीचर, ये दो होते हैं जो आपको आपका इंटीग्रल पार्ट प्ले करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। अब मैं किताब की आपको बात बताता हूँ कि हमारे मुल्क में छोटे बच्चों के लिए अपनी जबान में, यानी उर्दू, सिंधी, पंजाबी में स्टोरी बुक्स थॉट प्रोवोकिंग नहीं है। सारी रट्टे पे किताबें लिखी हुई होती हैं। और खतरनाक बात यह है कि सिर्फ हुकूमत किताबें छाप रही होती है गवर्नमेंट स्कूल की, जैसे केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है, सिंध बोर्ड। तो ये जब छापते हैं तो कंपेरेटिव पब्लिशिंग वैसे ही खत्म हो जाती है, पब्लिशर्स आगे नहीं आते। तो किताबें नहीं हैं इस मुल्क के अंदर बच्चों के लिए, और उसके ऊपर इंसेंटिव क्रिएट करने की बजाय 10% सेल्स टैक्स लगा दिया गया। ये खतरनाक बात थी। दूसरी बात जो मैं टीचर की आपसे कह रहा था, देखिए टीचर जो होता है ना, आप जर्नलिस्ट हैं जुनैद, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सबको जो है वो टीचर क्रिएट करता है। टीचर क्रिएट्स ऑल दी अदर प्रोफेशंस, और टीचर हमारे यहाँ पे लास्ट प्रायोरिटी है किसी भी प्रोफेशन के लिए जाने के अंदर। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन दूरबीन, बाकी लोगों ने मिलकर हमने BA डिग्री को रिवाइव किया है, टीचिंग लाइसेंस लाए, 16 ग्रेड का ऑफिसर बन जाएगा अगर वो क्वालिफाइड है। ये इंसेंटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम सब, हुकूमत सिंध भी कर रही है, पंजाब हुकूमत भी सोच रही है। ऐसे के अंदर टीचर जिस पर 25% उसको रिबेट मिलता है टैक्स पर, वो वापस ले लेना, ये एक बहुत अगेन एक खतरनाक बात है। और ये मैंने फिर रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर साहब से और एहसन इकबाल साहब से, मैंने उनसे इस पर डिस्कशन किया कि ये एक ऐसी चीज है, 10% टैक्स तो कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सेल्स टैक्स किताबों पे नहीं लगा। और हम देखते हैं गाड़ियों में, बसेस में, ट्रेन में कहाँ लोग हमें पढ़ते हुए नजर आते हैं, वैसे ही नहीं पढ़ते। तो ये तो पूरे स्कूल के निजाम को तबाह करने वाली बात है। तो मुझे दोनों ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और एहसन साहब ने भी, आई एम रियली ग्रेटफुल, उन्होंने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया, काफी देर बात हुई, और मुझे लगता है कि बहुत इसका फेवरेबल डिसीजन होगा। जब भी होता है, कब होना है, बट आई होप कि ये खत्म कर दिया जाए फौरन। उनकी तरफ से आपको यकीन दहानी करवाई गई है कि वो इस पर अब मशावरत करेंगे, नजरसानी करेंगे? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल कहा कि मैं इस पर करूंगा। एहसन इकबाल साहब से मेरी काफी डिटेल में बात हुई, और वो खुद इस बात को बहुत प्रमोट कर रहे थे, इस बात को कि हमें तो ज्यादा इंसेंटिव क्रिएट करना चाहिए, ना कि हम इसको इस पर टैक्सेस लगाएं। तो दोनों मुझे लगा कि बहुत प्रो थे इस बारे में। आई डोंट नो ये टैक्सेस क्यों लगे, बट लेकिन मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला। बहुत शुक्रिया। शहजाद रॉय ने चंद अहम बातें सामने रखी हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ऐसे इकदाम करेगी जिससे तालीम की, असातिज़ा की, तलबा की हौसला अफजाई हो, ना कि ऐसे फैसले करे कि जिससे के नतीजे में उन पर ऐसे बोझ डाल दिए जाएँ जो वो बर्दाश्त भी ना कर सकें, असातिज़ा की भी हौसला शिकनी हो, किताबें भी महंगी हो जाएँ और तालीम का हसूल भी मुश्किल हो जाए। प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।